हेलो दोस्तों, मेरे प्रियजनों, मेरे प्रिय साथियों, नमस्कार। मैं विशाल मिश्रा स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आपके और मेरे इस यूट्यूब चैनल विशाल आईएएस एकेडमी में। तो हम सेकंड चैप्टर का अध्ययन कर रहे थे, यानी प्रस्तर युग आदिम मानव। इस अध्याय का हम अध्ययन कर रहे थे और इस अध्याय में प्रागैतिहासिक काल के हम 3 खंड के विषय में आज के इस वीडियो में अध्ययन करेंगे और यह जानेंगे कि पूरा पाषाण काल पेलियोलिथिक युग क्या था, मध्य पाषाण काल मेसोलिथिक युग क्या था और नव पाषाण काल नियोलिथिक युग क्या था। आपके परीक्षा में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में बने रहिए और इसको अच्छे से फॉलो करिए, इसका नोट्स बनाइए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके परीक्षा से संबंधित, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशन शायरी के साथ। तो किसी शायर ने कहा है कि मंजिलें लाख कठिन आए गुज़र जाऊंगा, मंजिलें लाख कठिन आए गुज़र जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा, हौसला हार के बैठूंगा तो मर जाऊंगा। कहाँ हैं वो लोग जो चल रहे थे मेरे साथ, कहाँ हैं वो लोग जो चल रहे थे मेरे साथ, जो ये कहते थे कि मैं रास्ते में बिखर जाऊंगा। आइए शुरुआत करते हैं और आपको मैं प्राचीन भारत के इतिहास की गहराइयों में ले जाता हूं और हम और आप यह जानने का प्रयास करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल के कितने भाग किए जा सकते हैं और कैसे प्रागैतिहासिक काल को पढ़ा जा सकता है या प्रस्तर युग आदिम मानवों के विषय में पढ़ा जा सकता है। तो आइए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है पूरा पाषाण काल, जिसे पैलियोलिथिक युग भी कहा जाता है और इसे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक युग भी कहा जाता है। आखेटक का मतलब कि इस पूरा पाषाण पैलियोलिथिक युग में जो मानव थे, नरवानर थे, वह शिकार किया करते थे और उन्हें शिकार को खाद्य खाने के रूप में उनका संग्राहक किया करते थे। तो इसे आखेटक एवं खाद्य संग्राहक युग भी कहा जाता है। उसके बाद मध्य पाषाण काल आता है, जिसको मेसोलिथिक युग भी कहा जाता है और इसमें आखेटक और पशुपालन किया जाता था एवं इसे आखेटक एवं पशुपालक युग भी कहते हैं। उसके बाद नव पाषाण काल आता है। नव पाषाण काल को नियोलिथिक युग कहा जाता है और बेसिकली इसमें खाद्य उत्पादक पर मानव निर्भर थे। आइए इसके बाद हम कुछ पॉइंट को जान लेते हैं, उसके बाद फिर हम पूरा पाषाण काल को पढ़ेंगे, मध्य पाषाण काल को पढ़ेंगे, नव पाषाण काल को पढ़ेंगे। तो अगर हम मानवों की उत्पत्ति की बात करें तो मानवों की उत्पत्ति अति नूतन प्लीस्टोसीन युग में हुई। इस पृथ्वी पर मानवों की उत्पत्ति अति नूतन प्लीस्टोसीन युग में हुई, जो कि यह युग 53.3 लाख वर्ष पूर्व से लेकर 25.88 लाख वर्ष तक के मध्य के समय को अति नूतन या प्लीस्टोसीन युग कहा जाता है। अगर हम इसके मध्य के युग की बात करें तो यह युग 28.55 लाख वर्ष का यह अति नूतन प्लीस्टोसीन युग रहा है। और अगर हम भारत उपमहाद्वीप में बात करें कि भारतीय उपमहाद्वीप में मानवों की उत्पत्ति कब हुई, तो भारत उपमहाद्वीप में 14 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति माना जाता है। और क्योंकि महाराष्ट्र में एक बोरी नामक स्थान है, वहाँ पर कुछ अवशेष मिले हैं, उनके विश्लेषण से हमें यह पता चलता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में 14 लाख वर्ष पूर्व मानव की उत्पत्ति थी। अब उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, भारतीय उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है, तो यह 3 तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है
इसलिए भारत को उपमहाद्वीप कहा जाता है। एक तरफ अरब सागर है तो एक तरफ हिंद महासागर है तो एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, इसीलिए इसे भारत उपमहाद्वीप कहा जाता है। आगे अगर हम बात करें तो इस पुरापाषाण काल में भारत के आदिम मानव पत्थर के अनगढ़ अपरिष्कृत औजारों का उपयोग करते थे जो कि पत्थरों से बनाए जाते थे। भारत में मानव के शारीरिक अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो आइए आगे बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों। तो पुरापाषाण काल में मानव का जीवन खाद्य संग्राहक पर ही निर्भर था। तो मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कोई रोजगार नहीं करता था, इसमें कोई किसी के पास फैक्ट्री नहीं थी, किसी के पास घर और कुछ था नहीं। इसमें सिर्फ लोग अपने भोजन की तलाश करते थे, शिकार करते थे, उसी शिकार को अपना आहार बनाते थे और यहीं तक इनका जीवन था। अगर हम भारतीय पुरापाषाण काल की बात करें तो भारतीय पुरापाषाण काल को 3 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल, जो कि 5 लाख ईसा पूर्व से 50,000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को आरंभिक या निम्न पुरापाषाण काल कहते हैं। उसके बाद मध्य पुरापाषाण काल की बारी आती है। तो मध्य पुरापाषाण काल 50,000 से 40,000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को मध्य पुरापाषाण काल कहते हैं। उसके बाद उच्च पुरापाषाण काल की बारी आती है। तो उच्च पुरापाषाण काल 40,000 से 10,000 ईसा पूर्व के मध्य के समय को उच्च पुरापाषाण काल कहते हैं। तो आप लोग इसमें संशय में मत रहिएगा कि सर इसमें निम्न पुरापाषाण काल है, इसमें भी मध्य पाषाण काल है। तो आप लोग ज़रा गौर से देखिए कि यह मध्य पाषाण काल है और यह मध्य पुरापाषाण काल है। यानी पूरा मतलब पहले, और किस चीज़ का? तो पुरापाषाण काल का। ठीक है, तो यह पुरापाषाण काल का 3 भाग है। ठीक है, निम्न पुरापाषाण काल और मध्य पुरापाषाण काल, उच्च पुरापाषाण काल। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, हम निम्न पुरापाषाण काल के विषय में अध्ययन करते हैं, मध्य पुरापाषाण काल के विषय में अध्ययन करते हैं और उच्च पुरापाषाण काल के विषय में हम अध्ययन करते हैं और जानते हैं कि इनमें कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं घटी और इसमें मुख्यतः किन तथ्यों पर अध्ययन किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, निम्न पुरापाषाण काल में घटित हुई घटनाओं के विषय में जानते हैं। तो निम्न पुरापाषाण काल के मानव मुख्यतः क्वार्टरजाइट पत्थरों का उपयोग किया करते थे। और अगर इनके उपकरणों की बात करें तो इनके उपकरणों को 2 भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है चापर चापिंग या पेबल संस्कृति और दूसरा है हैंड एक्स संस्कृति। अगर हम चापर चापिंग पेबल संस्कृति की बात करें तो इस संस्कृति के उपकरण पाकिस्तान के पंजाब से प्राप्त हुए हैं। यह संस्कृति सोहन नदी घाटी में इस संस्कृति का सृजन हुआ और सोहन नदी घाटी के क्षेत्र में चापर चापिंग या पेबल संस्कृति उत्पन्न हुई। अगर हम पेबल शब्द की बात करें, संस्कृति का शब्द मतलब समझ ही रहे हैं आप लोग की सभ्यता होता है कि किसी भी सभ्यता को हम अपना लें और उसी को फॉलो करें तो वही संस्कृति है। लेकिन अगर पेबल शब्द की बात करें तो आइए जानते हैं कि पेबल शब्द का मतलब क्या होता है। तो जो सोहन नदी थी उसमें पत्थरों के टुकड़े जिनमें किनारे पानी के बहाव में आकर, जो पत्थर सोहन नदी घाटी में किनारे के पानी के बहाव में आकर रगड़ खाकर चिकने व सपाट हो जाते थे, जो पत्थर रगड़ खाकर पानी के बहाव में चिकने व सपाट हो जाते थे, उन्हीं को पेबुल कहा जाता था। उन्हीं पत्थरों के टुकड़ों को पेबुल कहा जाता था और इसीलिए इसको पेबुल संस्कृति भी कहते हैं। अगर हम चापर चापिंग उपकरण की बात करें
तो चापर चापिंग उपकरण आकार में यह गोल मटोल होते हैं, और चापर का मतलब होता है बड़े आकार वाला उपकरण। जो पत्थर के बड़े बड़े आकार के जो उपकरण होते थे उन्हीं को चापर कहते थे, जो कि पेबुल से बनाया जाता था। पेबुल मैंने आपको बताया है। इसके ऊपर एक ही और फलक निकाल कर एक तरफ, जैसे ये मान लीजिए कि ये पत्थर का कोई यह औजार है मान लीजिए, तो यह एक ही तरफ ऐसे धार बनाई जाएगी। ठीक है, एक ही तरफ ऐसे क्या बनाई जाएगी, तो धार बनाई जाएगी। तो इसके ऊपर ही समझ लो इधर, तो इसके ऊपर एक ही और फलक निकाल कर धार बनाई जाती थी, और इन्हीं को चापर चापिंग उपकरण भी कहते थे। चापर उपकरण कैसे होते थे? जो त्रिधार होते थे, यानी अर्थात पेबुल के ऊपर किनारे दोनों तरफ छील कर उनमें धार बनाई जाती थी। मान लीजिए कि ये तो एक तरफ छीलते थे और यह इधर भी छीलते थे, इधर भी मतलब आगे भी पीछे भी, तो इन्हीं को चापर उपकरण कहते थे। आगे बात करते हैं हैंड एक्स संस्कृति की। तो हैंड एक्स संस्कृति के जो उपकरण हैं वह दक्षिण भारत के चेन्नई के बदमदुरै तथा अतिरपक्कम नामक स्थान से हैंड एक्स संस्कृति के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये साधारण पत्थरों के द्वारा फलक प्रणाली के द्वारा निर्मित होते थे, और अन्य उपकरण जैसे क्लीवर और स्क्रैपर यह इनके इस हैंड एक्स संस्कृति के अन्य उपकरण थे। अगर हम आग की बात करें तो आग की खोज निम्न पुरापाषाण काल में हुई। इसके जो साक्ष्य मिले हैं वह चीन के चाओजू कोजियन नामक गुफा से इसके साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन जो आग की खोज थी वह नियमित थी। इसका मतलब प्रचलन नहीं था, यह नियमित रूप से आग का प्रयोग करते थे इन निम्न पुरापाषाण काल के मानव। और सेकंड बात करें तो रॉबर्ट ब्रूस फुट ने, यह अंग्रेज था जो कि पुरातत्व भूवैज्ञानिक था, और इसने 1863 ईस्वी में मद्रास के पास पल्लवरम से हैंड एक्स कुल्हाड़ी प्राप्त की। कहाँ से? पल्लवरम से। यह भी किससे बनती थी? तो सामान्य पत्थर से बनती थी। अगर हम निम्न पुरापाषाण काल के औजारों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर ज़िले से भी काफ़ी सारी मात्रा में निम्न पुरापाषाण काल के औजार प्राप्त हुए हैं। बेसिकली बेलन नदी घाटी की सभ्यता इसको कहते थे। उसके बाद मध्य प्रदेश के भोपाल के पास भीमबेटका की गुफाओं से, शैलाश्रयों से भी औजार प्राप्त हुए हैं, निम्न पुरापाषाण कालीन औजार। और मध्य नर्मदा घाटी में हथनौरा होशंगाबाद से एक मानव की खोपड़ी प्राप्त हुई है, जो कि यह एक जीवाश्म है। अब आइए मेरे प्यारे साथियों, मध्य पुरापाषाण काल की बात करते हैं और उच्च पुरापाषाण काल की बात करते हैं। तो आइए मेरे प्यारे साथियों, मध्य पुरापाषाण काल के विषय में पढ़ते हैं। तो इसमें क्वार्टरजाइट पत्थरों के स्थान पर जैस्पर, चर्ट, फ्लिंट पत्थरों का उपयोग होने लगा, और फलक उपकरण की प्रधानता के कारण इस मध्य पुरापाषाण काल को फलक संस्कृति भी कहा जाता है। और मध्य पुरापाषाण काल में पत्थरों से बने फलकों का उपयोग होता था। और अन्य उपकरणों की बात करें तो इसमें फलक तो बताया ही गया, वेधनी, छेदनी, खुरचनी उपकरणों का प्रयोग होता था। मध्य पुरापाषाण काल में ही कुत्ते को पालतू बनाया गया, और इसी काल में ही श्रृंगार का प्रचलन व उपयोग होने लगा। उसके बाद अगर हम बात करें उच्च पुरापाषाण काल की, तो उच्च पुरापाषाण काल में वो जो उपकरण होते थे वह ब्लेड की तरह पतले व धारयुक्त होते थे। और अगर हम उच्च पुरापाषाण काल की अवस्था की कुछ विशेषता की बात करें, विश्वव्यापी की बात करें, तो इस उच्च पुरापाषाण काल में नए या चमकदार उद्योग की स्थापना हुई, और आधुनिक मानव होमो सैपियंस का उदय हुआ, होमो सैपियंस का सृजन हुआ।
तो आज के इस वीडियो में हमने पूरा पाषाण काल के विषय में पढ़ा, मध्य पूरा पाषाण काल के विषय में पढ़ा और उच्च पूरा पाषाण काल के विषय में संपूर्ण अध्ययन किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मध्य पाषाण काल के विषय में अध्ययन करेंगे और नव पाषाण काल के विषय में पढ़ेंगे व अध्ययन करेंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को यह वीडियो पसंद आई होगी और आपको यह बिंदु समझ में आ गए होंगे। तो अगर आपको यह सब कुछ पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लो यार। और प्लीज़ अपने सुझाव कमेंट में अवश्य लिखें और बस संघर्ष करते रहिए, मेहनत करते रहिए, क्योंकि भगवान आपके संघर्ष का फल अवश्य देता है। और अगर आप 10% संघर्ष करेंगे तो आपको 10% का फल मिलेगा, 50% करेंगे तो 50 का मिलेगा। आप जितना भी मेहनत करेंगे, जितना भी हार्डवर्क करेंगे, आपको उसको फल मिलेगा ही मिलेगा। तो बस संघर्ष करते रहिए, संघर्ष ही जीवन है। और अपने सपने को अपने गोल को अवश्य पूरा करिए। बस मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।